हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज डे 3 चलेगा और डे 3 में हम देखेंगे अकाउंटेंसी के मीनिंग, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, प्रोसेस, यूजर, सिस्टम, बेसिक इंफॉर्मेशन। मतलब अर्थ देखेंगे और इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके उद्देश्य देखेंगे, इसकी सीमाएं देखेंगे, इसकी प्रोसीजर देखेंगे और इसके प्रयोगकर्ता देखेंगे। इंफॉर्मेशन को जो प्रयोगकर्ता होते हैं, सिस्टम्स की बात करेंगे अकाउंटिंग की, और बेस्ड की बात करेंगे, बेसिस की, इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होती है, कितने तरह की होती है, कौन कौन का यूजर होता है, इन सब का डिस्कस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो हो चुकी है हमारी, डे 1 और डे 2। डे 1 में हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर TRE 1.0 डिस्कस किया था और डे 2 में हमने 2.0 हमने डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बिक्री को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। जो सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। सेल को रेवेन्यू माना जाता है। सेल को कब रेवेन्यू माना जाता है ये आपको बताना है। तो ए, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज एंटर्ड इनटू। जब कॉन्ट्रैक्ट सेल का एंटर्ड हो गया हो, मतलब जब बिक्री के लिए अनुबंध किया गया हो। जैसे आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से कि हम आज 5,000 रुपए का माल आपको देंगे, आपको वो खरीदना है। तो आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या आज आप इसको कहेंगे कि मेरी सेल हो चुकी है? क्या इसको सेल मानेंगे? नहीं। दूसरा देखते हैं, एट द पॉइंट ऑफ द सेल, परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस। बिक्री या सेवा का प्रदर्शन के समय, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। जब आप सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप जिस दिन सर्विस दे रहे हैं या आप जिस दिन सेल कर रहे हैं, उसको मानेंगे? बिल्कुल उसको मानेंगे। और तीसरा क्या होगा, कह रहे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द डेटर्स। आपने डेटर्स को एक क्रेडिट पीरियड दिया था। आपने कहा था कि देखो जी, आज तो सेल कर रहे हैं लेकिन आपको पैसा 2 महीने के अंदर अंदर देना है। तो जब आपको पैसा मिलेगा आप तब सेल मानेंगे? नहीं। और लास्ट होगा आपका, आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। या जिस दिन कस्टमर मनी आपको वापस देंगे, वापस आपका पैसा देंगे, या उस दिन आप सेल मानेंगे। तो सही ऑप्शन क्या था आपका? सही ऑप्शन था बी। मतलब जिस दिन आप बिक्री या सेवा को प्रदर्शन करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस करते हैं, आप सेवा करते हैं, सर्विस देते हैं। जब आपने किसी को सर्विस दी, जिस दिन आपने किसी को माल बेचा, उस दिन आप सेल को मानेंगे। ना ही कॉन्ट्रैक्ट पर मानेंगे, ना ही पैसा आने पर मानेंगे, और ना ही जो क्रेडिट पीरियड मिला हुआ है तब मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था। तो ना ही आपका देखिए बीपीएससी में क्या आता है, ऑप्शन आपका होता है डी और ईबी होता है। ठीक है, तो अब डी का यहाँ क्यों नहीं होगा? डी में होता है मोर देन वन, तो यहाँ तो आंसर है नहीं, तो मोर देन वन भी नहीं देखेंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ केवल डी तक की, ABCD। ठीक है, तो आप ताकि ये ध्यान रख सकें, क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दे दें। ठीक है, ऑप्शन पढ़कर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माप की सामान्यता इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है। यूज ऑफ कॉमन यूनिट। अगर आप कॉमन यूनिट को यूज कर रहे हैं, कॉमन यूनिट इसको मेजर करने के लिए, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रमोट्स। तो देखिए, यदि आप एक कॉमन यूज कर रहे हैं, कॉमन यूनिट, तो उससे किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? मापन की जो सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है। मतलब कहने की बात यह है, सिंपल अगर लैंग्वेज में इसे लो, थोड़ा सा अकाउंट से हटकर भी देखें, तो ए और बी दो फर्म है। ए लिमिटेड भी एक फर्म है और दूसरी आपकी बी लिमिटेड आपकी ये फर्म है। तो ये दो फर्म होगी। अब यहाँ पर जो भी ये गुड्स बेचते हैं, तो उसको ये गुड्स को ये जो देते हैं, इनको कर लेते हैं, ये केजी में देते हैं। जैसे इन्होंने 5,000 kg प्रोडक्ट किया है, और यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट यूज जो किया है, मतलब बनाया, प्रोडक्ट बनाया है, वो बनाया है इन्होंने 6,000 kg। तो आप इसमें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी आपकी कंपनी, कौन सी फर्म अच्छी है। तो आप कहेंगे फर्म बी जो है ये अच्छी है। ठीक है, ये कंपनी अच्छी है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ किलोग्राम की जगह यहाँ पर ग्राम दे दूं,
या यहाँ पर मैं आपको मीटर्स दे देता हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि इसने 5000 मीटर्स वर्क किया है और इसका वर्क कितना है, इसका प्रोडक्शन आपका 6000 किलोग्राम है, तो क्या आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट थी मेजर करने की यूनिट, वो दोनों चेंज हो गई हैं, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मापने की जो यूनिट है, ये सेम होनी चाहिए। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? कंपेयरेबिलिटी को देता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी को देता है, या आपका रिवेन्यूनेस को देता है। देखिए, ये तुलनात्मक, आप आसानी से तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ये तुलना को बढ़ावा देता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी को नहीं देता कि आप समझें, अच्छा, समझ को नहीं देता है, या रिलेवेंस भी नहीं होता और रिलायबिलिटी भी नहीं होता है, ठीक है? तो रिलायबिलिटी, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जो जितने भी एरर हैं, एरर से फ्री होनी चाहिए, और रिलेवेंस मतलब जिस आप टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उन टॉपिक से ही रिलेटेड आपको टोटल इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पर सही क्या होगी? कंपेयरेबिलिटी, ठीक है? कंपेयर आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपकी माप की सामान्य इकाई जो है वो सेम है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन की कौन सी गुणात्मक विशेषता सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने पर परीक्षित होती है? लेखांकन की सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता, विच ऑफ द क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड, जब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड की जाती हैं, तो वहां पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कौन सी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती है? तो कौन सी होती है आपकी वो? तो वो होती है आपकी क्या रिलायबिलिटी होती है, रिलेवेंस होती है, कंपेरेबिलिटी होती है, अंडरस्टैंड होती है। तो सही जो होती है वो होती है अंडरस्टैंड, ठीक है? जब क्लियर रूप से, आप क्लियर से याद रखना, अगर क्लियरली प्रेजेंटेड की गई हैं, आपकी समझ में आ रही हैं, तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी बोलते हैं इस गुण को, इस विशेषता को, क्योंकि चीजें आसानी से समझ में आ सकती हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन है, उसको आपको पहचान करनी है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्टेंट करना, सहायता करना मैनेजमेंट को, तो ये तो सही है, ये तो लिमिटेशन नहीं है, करती है। लिमिटेशन मतलब अकाउंटिंग क्या काम नहीं करती, क्या नहीं कर सकती? रिप्लेस मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस कर देती है। अगर आप कुछ भूल रहे हैं, यदि आप कुछ भूल रहे हैं, तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं उसको? आप अपने अकाउंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किससे आपने कितना माल खरीदा था। तो यहाँ ये भी सीमा नहीं है, ठीक है? ये भी कर सकती है, ये तो काम होता है, अकाउंटिंग में दोनों काम होते हैं। तीसरा कह रहा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अवास्तविक जानकारी देती है जो वास्तव में नहीं होती। क्या ये आंसर होगा? या एविडेंस इन द कोर्ट, या कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती, की जा सकती है। तो सही आंसर क्या होगा? सी, ठीक है भाई। इसकी जो सीमा है वो क्या होगी? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अवास्तविक जानकारी ये नहीं देती है, ठीक है? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब समान और परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब मीन सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबल। क्या इंटरचेंजेबल मतलब? इंटरचेंजेबल, एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग होना। क्या ऐसा हो सकता है कि जो काम आपकी बुक कीपिंग कर रही है, जो काम बुक कीपिंग कर रही है, क्या उसको आपकी अकाउंटिंग भी कर देगी? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, सुनिए। जब आपकी बुक कीपिंग शुरू होती है, देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपकी बुक कीपिंग शुरू होगी, और इस पॉइंट में क्या काम करना पड़ेगा बुक कीपिंग को? सबसे पहला काम होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मतलब पहचान करना। किस चीज की आइडेंटिफिकेशन? कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपका आपका इकोनॉमिक है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक।
मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन आपको बिजनेस में रिकॉर्ड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहीं से इसी पॉइंट से शुरू हो जाती है अकाउंटिंग भी। अकाउंटिंग भी इसी पॉइंट से शुरू हो गई है, समझना। आगे भी बात करूंगा मैं आपसे। दूसरा पॉइंट होगा आपका मेजरिंग। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका? मेजरिंग। तो मेजरिंग होती है डेटा की, कि हम जो इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या उसको पैसे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग के बाद होती है फिर आपकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। और रिकॉर्डिंग के बाद होती है आपकी समराइजिंग, एनालिसिस, फिर उसके बाद होती है आपकी एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद होती है आपकी समराइजिंग, और समराइजिंग के बाद होती है, अब मैं अकाउंटिंग में पहुंच गया हूँ। उसके बाद होती है आपकी समराइजिंग के बाद एनालिसिस होती है, और यहाँ तो थी आपकी क्लासिफिकेशन, सॉरी दोबारा सुनिए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद आपका आता है आपका यहाँ आ जाता है उसके बाद आपका समराइजिंग, और समराइजिंग के बाद एनालिसिस, और उसके बाद इंटरप्रेटिंग। तो ये तो इंटरप्रेटिंग तक अकाउंटिंग ही चल रही थी, लेकिन जो बुक कीपिंग थी वो आपकी जाकर क्लासिफिकेशन तक रुक गई। जैसे आइडेंटिफिकेशन से आपकी क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन पर जाकर क्या रुक गई आपकी, यहाँ पर आपकी बुक कीपिंग रुक गई। तो अब आप बताइए, ये जो आपका इंटरप्रिटेशन था, क्या इंटरप्रिटेशन आप बुक कीपिंग से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अकाउंटिंग में कर सकते हैं। तो इसलिए बताइए क्या फर्स्ट ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों एक जगह एक ही जगह यूज हो सकती है? नहीं, जो काम अकाउंटिंग कर सकती है वो काम बुक कीपिंग नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा आंसर देखते हैं, डज नॉट मीन सेम आर नॉट यूज इंटरचेंजेबल। इनका मतलब सेम नहीं होता है, दोनों सेम नहीं होती हैं, और ना ही ये एक दूसरे की जगह यूज की जा सकती हैं। तो ये बात सही कह रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन या राइट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मीन्स बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों सही हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सही हैं, और ना ही आपका डी होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको प्रोसीज याद रखनी है, आप इसको लिख लीजिए कि कहाँ से शुरू होती है आपकी बुक कीपिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, और समराइज, क्लासीफाई, समराइजिंग, यहाँ तक आपकी बुक कीपिंग होती है, क्लासीफाई तक। और उसके बाद आपकी समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग, और कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग भी, ये सब आपकी अकाउंटिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ से। यस, संस्थान के सदस्य का सीएस उपसर्ग आईसीएसआई द्वारा को दिया गया था। जो प्रीफिक्स सीएस है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय द आईसीएसआई ऑन। देखिए आईसीएसआई ने जो सीएस उपसर्ग दिया था किसको? संस्थान के सदस्यों को। वो कब दिया गया था? क्या जून 23-24 2007 में दिया गया था, फेब 17-19 2008 में दिया गया था, या दिसंबर 24 से 27 2006 में दिया गया था, या 15-18 अक्टूबर में दिया गया था, या आपका जनवरी 4-5-6 जनवरी में दिया गया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ये जो आपको दिया गया था, ये दिया गया था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट। तो सही आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए, जून 23-24-2007 में सीएस उपसर्ग दिया गया था, ठीक है। और इसको आप इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, जो इसकी 173वीं बैठक हुई थी, 173, तो इस बैठक में आईसीएसआई को ये उपसर्ग दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग होता है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बताता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या आपका गोइंग कंसर्न, ड्यूल एस्पेक्ट, या नन ऑफ दिस। ये ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के
दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस आपका फॉर एवर चलता रहेगा। इनफाइनेटिव कह सकते हैं, इनफाइनेटिव पीरियड के लिए बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। इसी सेम ऑपरेशन को इसी लेवल पर ऑपरेशन करता रहेगा, काम करता रहेगा। और बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका और मीन्स ये देखिए क्लियर हो सकता है आपका कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर बिजनेसमैन बात कर लेते हैं, संजय संजय कुमार है, ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये। तो ये क्या करता है, इसका बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस का ओनर कहलाएगा। ठीक है, ये ओनर है बिजनेस का। और ये अपने बिजनेस में मान लेते हैं इसकी बेटी है, ठीक है, इसकी बेटी है एन, तो इसकी बेटी का बर्थडे है और ये अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बिजनेस से 10,000 रुपए लेकर जाता है। तो क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन था? क्या ये पैसे जो लेकर जा रहा है, क्या ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए लेके जा रहा था बिजनेस से? नहीं, ये ट्रांजैक्शन क्या था, इसकी पर्सनल नीड थी, इसकी पर्सनल जरूरत थी। उस पर्सनल जरूरत के लिए, पर्सनल नीड के लिए ये पैसा लेकर जा रहा था। तो ये जो बिजनेस से ये पैसा लेकर जा रहा है, इसको कहते हैं ड्रॉइंग। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं आहरण। ये क्या किया संजय ने? ये आहरण किया है संजय ने। अब ये जो बिजनेस है, ये संजय से कहता है कि देखो ये जो आप पैसा लेकर जा रहे हो 10,000 रुपए, ये आपको वापस से लाकर देना है, ये आपके ऊपर कर्जा है। तो इसलिए इसका मतलब संजय ओनर अलग है और बिजनेस यहाँ पर अलग है। और अगर बिजनेस चाहे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो बिजनेस चाहे तो संजय से इस 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट भी ले सकता है, ब्याज भी ले सकता है, क्योंकि ये क्या था, संजय के ऊपर लोन था। ठीक है, और ये दूसरी बात और सुनिए। अब जब संजय ने बिजनेस में, एक तरफ संजय है एक तरफ बिजनेस, तो संजय ने बिजनेस में कितना पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया था? तो संजय ने 1 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में। ठीक है, तो संजय ने जब बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया था, तो बिजनेस से संजय ने कहा था कि सुन भाई बिजनेस, ये पैसा तुझे मुझे वापस देना पड़ेगा। बिजनेस, ये तेरे ऊपर कर्जा है। तो बिजनेस बिजनेस ने कहा कि इसका मतलब मैं आपसे अलग हूँ? तो संजय ने कहा बिल्कुल अलग हो। यदि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो ये बिजनेस आपके ऊपर क्या है? ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। और इस लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ आप याद रखना, जिस पैसे से, अमाउंट से या गुड्स से बिजनेस शुरू किया जाता है, उसको कैपिटल कहते हैं, हिंदी में पूंजी कहते हैं। और ये जो पूंजी होती है, ये बिजनेस पर लायबिलिटी होती है, बिजनेस के ऊपर तगादा होता है, बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होती है। इसका मतलब बिजनेस को ये पैसा वापस करना है, प्लस इसके साथ प्रॉफिट भी वापस करना है, प्रॉफिट भी ऐड करके वापस करना है। जैसे संजय ने कितना रुपया लगाया था? 1 लाख। तो बिजनेस 1 लाख रुपए तो वापस करेगा करेगा संजय को, प्लस इसके साथ जितना भी प्रॉफिट होगा उसको भी जोड़कर वापस करेगा। इसका मतलब संजय ने पैसा दिया बिजनेस को, तो वो बिजनेस पर कर्जा हो गया। और जब संजय अपने घर के यूज के लिए पैसा लेकर गया, तो वो संजय पे कर्जा हो गया, संजय को वापस बिजनेस में रखना पड़ेगा। इसका मतलब बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा एंटिटी कहता है? ये कहता है आपसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखिए मैंने आपसे कई बार कहा है, जो गैप है, आप गैप को पक्के से याद करें। गैप क्या होते हैं? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस होती हैं, जो बताते हैं कि आपको बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है, बिजनेस के लेखे आपको कैसे करने हैं। ठीक है, बिजनेस में क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी में से एक कॉन्सेप्ट होता है आपका बिजनेस एंटिटी, या इसका दूसरा नाम सेपरेट एंटिटी भी होता है, या इसका तीसरा नाम एंटिटी भी कह देते हैं। तो ये एंटिटी बताता है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटिंग स्टैंडर्ड, काउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं, तो भारत में लेखांकन मानक कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है एमपीपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी आया हुआ है। क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है, या द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं
शॉर्ट में कह सकते हैं हम इसको, अभी पीछे भी देखा था इसका, ICSI, ICAI, सॉरी, ICAI, ICAI या रिजर्व बैंक करता है। तो जब रिजर्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए रिजर्व बैंक की जो शुरुआत हुई थी तो एक एक्ट पास हुआ था आपका 1934 में, ठीक है। उस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट, और इस एक्ट की वजह से ही आरबीआई बैंक का निर्माण हुआ। और आरबीआई की जो शुरुआत हुई, स्थापना हुई थी, वो कौन से ईयर में हुई थी? तो उसकी ईयर थी आपकी 1935, 1935, 1 अप्रैल 1935। तो आरबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935। और इसके साथ इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि आरबीआई कौन से नोट को निर्गमन करता है? तो नोट निर्गमन का काम, नोट को इशू करने का काम वो भी आरबीआई बैंक का ही होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, वह सबसे बड़ा बैंक, सबसे ऊंचा बैंक होता है, तो सर्वोच्च बैंक उसी को कहा जाता है। तो आरबीआई नोट को निर्गमन करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर, और जो करेंसी होती है, सिक्के होते हैं, सिक्कों को छोड़कर बाकी के जितने भी नोट होते हैं उनको आरबीआई जो है इशू करता है। ये भी आपको आरबीआई के बारे में याद रखना है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। देखो अब तो मुंबई में है इसका मुख्यालय, जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हेड ऑफिस वो मुंबई में है, लेकिन पहले कहाँ था? वो कलकत्ता में था। पहले कहाँ पर था? वो कलकत्ता में था। अब वो कलकत्ता में आपका कलकत्ता में कब आया? चलो ये तो नहीं पूछा जाता, इतनी काफी इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या करेंगे आप कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, और आरबीआई बैंक जो है ये हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और दूसरा सर्वोच्च बैंक है, और इसका काम क्या होता है? अमाउंट को निर्गमन करना। और भी इसके काम होते हैं, क्योंकि ये बैंकों को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। खैर वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है आईसीएआई, और इसके अंडर काम करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी, ठीक है। तो एएसबी इसको जारी करता है। अगर बात करें यहाँ पर आईसीएआई, तो आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी? ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसी के अंडर जो एएसबी बना था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना हुई थी 1977 में। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखने हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है? तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप खुद दें। एक बार आप इसको पढ़िए, मुझे पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बात हो रही है, और इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो कोशिश करें आप इसका आंसर देने की। देखिए आप यहाँ पर क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि कौन सा विषम है, कौन सा अलग है, और किसके बारे में कह रहा था? अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द विद रिगार्डिंग टू द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की बात होगी, और बुक कीपिंग में बताना है आपको कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या कहा है, फर्स्ट में कह रहा है बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंड समराइजिंग। कह रहे हैं कि बुक कीपिंग का लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करती है, क्लासिफाई करती है, और समराइजिंग करती है। वैसे समराइजिंग इसमें नहीं आता, पर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ था, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लासिफाई और रिकॉर्डिंग होती है, तो भाई ये बात सही कह रहा है। सभी काम ये नहीं करती, इंटरप्रेटिंग नहीं करती, और आपकी कम्युनिकेटिंग नहीं करती है। दूसरा, बुक कीपिंग इज एसेंशियली अ क्लैरिकल वर्क। ये जो होता है क्लैरिकल वर्क होता है, इसको छोटा, एक जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी यूज कर सकता है। लिपिक, ज्यादा ज्ञान की जरूरत लिपिक को नहीं होनी चाहिए, वो भी इसको यूज कर सकता है। तीसरा कह रहे हैं कि बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन द अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग जो होती है वो अकाउंटिंग पर डिपेंड होती है, फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, अब आप कहेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होते हैं? देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं आपके स्टेटमेंट,
आपके स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट कौन से होते हैं? स्टेटमेंट्स आपके होते हैं जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका स्टेटमेंट है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपके स्टेटमेंट होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इन्हीं को बोलते हैं हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी यही कहते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं, इनको बनाने के लिए बुक कीपिंग तो सभी को इनको बना नहीं सकती, क्योंकि बुक कीपिंग का क्या काम है? तो क्लासीफाई रिकॉर्डिंग वगैरह कर देती है। तो बुक कीपिंग को अकाउंटिंग की हेल्प लेनी होती है, अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसलिए ये भी बात सही कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका सी भी सही है। बुक कीपिंग ओनली, नेक्स्ट देखते हैं, बुक कीपिंग ओनली कंसीडर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर किया जाता है, केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जिनको पैसों में नापा जा सकता है। ये भी बात सही है। फिर कह रहे हैं बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। कह रहे हैं कि पहले जब जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग की प्रोसेस के बाद होती है, ये गलत है। क्योंकि पहले क्या होता है? पहले आपकी बुक कीपिंग होती है, पहले आपकी बुक कीपिंग होती है और बुक कीपिंग के बाद आपकी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग तो चलती ही रहती है। क्या ऐसा होता है कि पहले आप अकाउंटिंग करेंगे उसके बाद बुक कीपिंग करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो आपका जो अलग है बुक कीपिंग के बारे में सही बात नहीं बता रहा, वो क्या है? ई। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेटेड टू लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है? लीज से है, या डिसकाउंटेड ऑपरेशन बंद की गई क्रियाओं से है, इंटेंजिबल एसेट से है, या ईपीएस अर्निंग पर शेयर से है? ठीक है, तो इसके लिए देखिए, मैं आपको मैंने पहले भी आपको इसका चार्ट दिखाया है, वो आप इसके टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोट कर लें, इनको याद कर लें। क्योंकि अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ऐसा कोई एग्जाम पेपर नहीं बना जो इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है। देखिए, ये मैंने आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशूड किए गए हैं, जारी किए गए हैं आईसीएआई के द्वारा, और आपके जो कंपनीज एक्ट 2013 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उसने जारी किए हैं, ये मैंने दोनों की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में सेम है। बस आपको ये याद रखना है कि आईसीएआई ने क्या किया था कि इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 हाइलाइटर ले लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 हैव बीन विड्रॉल बाय द आईसीएआई। आईसीएआई ने इन तीनों को 31 को 32 को और 30 को हटा दिया है। और अब आप देखेंगे कि ये इसने जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, इसने इनको यहाँ इंक्लूड ही नहीं किया है। आप देखेंगे यहाँ 30 है ही नहीं, बाकी ये सेम है। आप देखेंगे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे अब आप देख लीजिए कितने हैं। वन, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 24 25 26 7 9 और 29। अब कितने हैं आपके? 29। आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल कितने हैं आपके? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कौन से हैं? ये आईसीएआई ने दिए हैं और ये कंपनी एक्ट 2013 में दिए हुए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताइए, क्या बताता है? तो ये बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उनको आप किस तरह से डिस्क्लोजर करेंगे, ठीक है। क्या बताता है कि ये बताता है कि आप किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को। मतलब जितनी भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, किस तरह से उनको आप जो है बताएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको वैल्यूएट कैसे करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3
जो कि बीपीएससी 2.2 में पूछा गया था, तो वो यहाँ से पूछा गया था। उसमें था 2.0 2.0 बीपीएस बीपीएससी टीआरई 2.0 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कहा गया था कि बताइए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि ये किस तरह से बनाना है। तो वहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नहीं दिया था, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए थे। तो इसका मतलब वो आपसे क्या ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करा रहा था, है ना। और उसमें फिर आपको ऑप्शन आया था वहां ई। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है। और कॉन्टिजेंट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट बनाने के बाद जो डेट होती है उसके बाद भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उनको आपको दिखाना है। तो ये कौन कहता है? ये कहता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ऑफ द पीरियड आइटम चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि आपकी नेट प्रॉफिट के बारे में या लॉस के बारे में क्या पॉलिसीज हैं, वो क्या होने वाली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बताता है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कहता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग 7 कहता है। डेप्रिसिएशन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अब ये मैनेज होता है 10 में, पहले ये 6 में था, अब ये किस में होता है? 10 में मैनेज हो जाता है। तो यहाँ से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था टीआरई 2.0 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अब ये नया आया था और इसकी डेट पूछी थी, इसकी डेट पूछी थी कि बताइए ये कब आया था। तो ये आया था आपका अप्रैल 17 में। ठीक है। तो इसकी भी आपसे डेट पूछी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और ये क्या कहता है? ये कहता है प्रॉपर्टी प्लांट ऑफ इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन कैसे करना है, इन पे डैप कैसे लगाना है या नहीं लगाना है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था वो इसने विड्रॉल कर दिया, इसलिए देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी नहीं गया है। ठीक है। यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये लिखा भी नहीं गया है 8, यहाँ 7 के बाद सीधा क्या है? 9। ठीक है। तो इसलिए आपकी जो है इसमें काउंटिंग में भी थोड़ी सी अंतर आ सकता है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं है, 7 के बाद 9 है। तो आप इनको काउंट करके देख लें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कितने हैं आप प्रेजेंट में विड्रॉल होने के बाद। ठीक है। इसको दोबारा से आप काउंट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि 8 हट चुका है, इसलिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 नहीं, टोटल अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब आपके 28 हैं। ठीक है। और कहाँ तक है? 29 तक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक है। और अगर पूछे टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 28। और कहाँ तक है? AS 29 तक, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपके 9 क्या बताता है? ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बताता है। देखिए ये भी बीपीएससी ने पूछा था। इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज, ये किसने बताया था? ये बताया था आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ने। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट ये आपका 12 बताता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये आपका 13 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपका अलागमेशन बताता है। जब दो संस्था दो दो फर्म एक जगह जुड़ जाती हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग 14 बताता था। एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या क्या देना है, कैसे देना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बताता है। और बोरोविंग कॉस्ट जो होती है आपकी उसका लेखा कैसे किया जाना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बताता है। सेगमेंट रिपोर्ट बनानी है, देनी है, तो ये बताता है आपका AS 17। अच्छा आपकी एक बात और मैं यहाँ बताता चलूं, देखिए एक होता है आपका AS, एक होता है इंड AS। इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो इंडिया में बनाए हैं, इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, उनको इंड AS कहते हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल पर बने हुए हैं या आपके कंपनी एक्ट में दिए गए हैं, उनको AS कहते हैं, खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपका जो था AS 18 जो था वो रिलेटेड था, वो था आपको पैटी डिस्क्लोजर से, जो छोटे छोटे आपके पैटी हैं उनको किस तरह से दिखाया जाना है। अकाउंटिंग ऑफ लीज,
लीज से संबंधित 19 होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। लीज से कौन सा संबंधित होता है? 19 संबंधित होता है लीज से। और AS20 किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपके अर्निंग पर शेयर, EPS। EPS के बारे में कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। और 21 बताता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करने हैं या नहीं तैयार करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 कहता है कि टैक्स, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बताता है कि अकाउंटिंग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार किए जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 कहता है कि डिस्काउंटेड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन को अगर आप डिसकंटिन्यूइंग कर रहे हैं तो बंद की गई क्रियाओं से संबंधित होता है आपका 24। तो आपको याद रखना है 20 क्या था? लीज से संबंधित था। और आपका सॉरी 19 तो था लीज से संबंधित, और 20 था आपका अर्निंग पर शेयर। और आपका जो बंद की गई इकाइयों से संबंधित था वो था आपका डिस्कनेक्टिंग ऑपरेशन, वो था 24। और 25 था आपका इंटीरियर फाइनेंशियल रिपोर्ट। इंटेंजिबल एसेट के बारे में 26 बताता है गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ से BPSC ने क्वेश्चन पूछा था। एक ही क्वेश्चन पेपर में कई कई क्वेश्चन पूछे गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपका 27 कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरेस्ट ऑन जॉइंट वेंचर का आप कैसे करेंगे। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्प्लीमेंट ऑफ द एसेट, वो एसेट के कैसे इम्प्लीमेंट करना है 28 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बताता है प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट को किस तरह से आपको लिखना है या नहीं लिखना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बताता है। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, समझ में नहीं आता कि ये क्या बताता है हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर ही इसको क्लियर कर दूंगा। तो अब इसको हम देखते हैं, अब हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, अब इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पूछा था 19 किससे संबंधित होता है? लीज से। तो सही आंसर क्या था? लीज से। डिस्कनेक्टिंग किससे था? डिस्कनेक्टिंग जो था वो कौन सा था? डिस्कनेक्टिव वाला। और आपका जो EPS था, EPS से कौन सा रिलेटेड था? तो इससे आपका EPS से रिलेटेड था, याद है आपको, जो मैंने अभी आपको डिटेल में दिया था, तो आप उसको अब बता सकते हैं। EPS से जो रिलेटेड था वो था AS20। ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट से वो कौन सा था आपका? वो था आपका 26, ये आपको याद रखना है। और आपका डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन कौन था? 20, सॉरी 20 नहीं, डिस्कनेक्टेड से, तो डिस्कनेक्टेड से जो संबंधित होता है बंद की गई, वो होता है 24। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको दे बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, द जॉब ऑफ द बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन द नेचर। जो पुस्त पालन का कार्य है वो विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, या ये विश्लेषण करता है कि क्या? क्लासिफाई तो करता है लेकिन विश्लेषण ये नहीं करता है। ठीक है। दूसरा है आपका बुक कीपिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस, ये आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। तो ये क्या आर्ट भी होता है और क्या ये साइंस भी होता है? तो ये तो बात सही है, ये आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। ठीक है, आर्ट क्यों है? क्योंकि ये एक कला है कि किस तरह से आप रिकॉर्डिंग करते हैं डेटा की, और साथ में आप एक ये संबंध बताता है कि जो भी घटना घटी है, जो भी इवेंट हुई है, उसके परिणाम के बारे में और उसके कारण के बारे में, तो ये साइंस भी है। साथ में तीसरा है आपका ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन द सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। देखिए सर्टेन एक सेट ऑफ बुक्स, जो निश्चित पुस्तकें हैं, उनके अकॉर्डिंग लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये भी बात सही है। बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक, रिकॉर्डिंग करने का पुस्तक पालन जो है वो पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है, रिकॉर्डिंग करने की विधि है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं था? ए ऑप्शन सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। तो अगर कर निर्धारण वर्ष की आप बात करें तो कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है आपका, देखिए इसको कर निर्धारण कह दीजिए या फाइनेंशियल ईयर कह दीजिए। ये फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है एवरी ईयर। ठीक है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इसको अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। और दूसरा एक ईयर और होती है, एक होती है कैलेंडर ईयर। एक कौन सी ईयर होती है? कैलेंडर ईयर। ये 1 जनवरी से स्टार्ट होती है, 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर तक ये चलती है। ये कैलेंडर ईयर होती है। एक हिंदू नववर्ष होती है, हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष कहाँ से शुरू होती है? क्या कोई इसको बताएगा? हिंदू नववर्ष शुरू होती है, इसका पहला महीना होता है चैत्र। ठीक है, चैत्र से शुरू होती है। और कोई बताएगा कि इस्लामिक कैलेंडर, जो एक इस्लामिक कैलेंडर होता है उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो उसका पहला महीना होता है मुहर्रम का। ठीक है, मुहर्रम से वो शुरू हो। तो इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे असिस्मेंट असिस्मेंट या अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होती है? तो वो शुरू होती है आपकी, अकाउंटिंग ईयर कह लीजिए, फाइनेंशियल ईयर कह दीजिए इसको, या आपका कर निर्धारण वर्ष कह लीजिए, या असाइनमेंट वर्क कह लीजिए। ये होती है आपकी 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है। और इसी को आपने देखा होगा, आपने जब आप बैंक जाते हैं तो आप कभी कभी सुनते हैं बैंक में कहता है क्लोजिंग चल रही है। तो वो 31 मार्च के आसपास की बात होती है, क्योंकि उन्हें 31 मार्च तक ये देखना होता है बैंक को कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। वो फाइनल अपना अकाउंट करते हैं, बंद कर देते हैं और नए साल से नए अकाउंट शुरू कर देते हैं बैलेंस बीडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। अब मुझे तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है, देखिए इसका आंसर आपको ही देना है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने इसकी पूरी लिस्ट अभी दिखाई थी। तो लेखक मानक किससे संबंधित होता है? 6 की बात हो रही थी। 6, तो क्या फिक्स गुडविल, गुडविल से कौन सा होता है? 26, याद है ये गुडविल का। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका अभी आया अमोर्टाइज करना, जो आपको वो किया गया था, न्यू आया था। न्यू कौन सा था? इसका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। और आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट करता है। तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन? दो बचे हैं आपके, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन। के डेप्रिसिएशन को बताता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ठीक है, फिक्स एसेट के बारे में कौन सा बताता है? जो अभी अभी नया आया है, कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाँ, सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। तो यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खैर ये क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं, आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो अपना एग्जाम है उसी के बारे में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो अगर बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या बताता है? क्या ये ऑप्शनल होता है? कह रहे हैं अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है उसको तैयार करना ऑप्शनल होता है या वो ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी होता है। लेकिन मैंडेटरी केवल किसके लिए? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, या मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनी के लिए, या मैंडेटरी होता है ऑल कंपनीज के लिए। तो देखिए ये जो आपका सही आंसर होगा इसका, वो होगा कि ये जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है, उनके लिए जरूरी होता है, अनिवार्य होता है कि उनको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तैयार करना होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मदे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुपालन में तैयार किए रोकड़ प्रवाह के लिए, रोकड़ प्रवाह मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में विशेष रूप से सम्मिलित होती हैं? कह रहे हैं जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो कर रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, तो उस टाइम पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी बातें हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इक्विटी, क्या ये इसमें यूज होता है? नहीं। संपत्ति को पट्टे पर प्राप्त करना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है? नहीं।
ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्लो इंफॉर्मेशन, क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। ये परचेजिंग बिल्डिंग ये नहीं होता। देखिए, अब मैं आपकी अगर थोड़ी सी कैश फ्लो के बारे में बात बताऊं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, इसकी एक्टिविटी होती है आपकी, इसमें तीन एक्टिविटी होती हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और एक होती है आपकी फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन एक्टिविटी में क्या क्या काम होते हैं? देखिए, बिजनेस में जो भी आप माल बनाना और उसको बेच के आना तक जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऑपरेटिंग में आते हैं। और यहाँ पर दो चीजें देखी जाती हैं, किससे इनफ्लो हो रहा है कैश का, कौन सा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में पैसा आ रहा है, और किससे बिजनेस से पैसा जा रहा है। पैसा आ रहा है उसको इनफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं, पैसा जा रहा है उसको आउटफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं। अगर इन्वेंट्री की इन्वेस्टिंग की बात करें तो आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा। और यदि आपको उससे कुछ अर्निंग हो रही है तो पैसा आएगा। फाइनेंसिंग में आप बिजनेस करने के लिए कहाँ से पैसा ला रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं, शेयर को डिबेंचर को वापस दे रहे हैं पैसा, या प्रीफरेंस शेयर को रिडेप्शन कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग में आती हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो इंफॉर्मेशन होती है उनको इंक्लूड किया जाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है। दोनों को अलग अलग किया जाता है कि नॉन ऑपरेटिंग जो ऑपरेशन एक्टिविटी है उनको तो अलग किया जाता है और ऑपरेशन एक्टिविटी को देखा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहे हैं आपसे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल अकाउंटिंग। प्रूडेंस आपको इसको याद रखना है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपको टोटल याद रखनी है। आपको प्रूडेंस कहता है या कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आपको ध्यान रखना है और आपको उसके लिए प्रोविजन बनाना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए आपको प्रोविजन नहीं करना। आप फ्यूचर में होने वाले लॉस को ध्यान रखेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। इसके दो नाम है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेज, ये बिल्कुल सही कह रहा है। फ्यूचर लॉसेज का ध्यान रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, नहीं, इसका ध्यान नहीं रखना। टेकिंग केयर ऑफ डेट असोध्यरण, इसका एसोध्यरण का भी रखना है। टेकिंग केयर ऑफ द इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन, इसका यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। पूछा गया है क्या सत्य है, तो सत्य क्या है? ये कहता है कि आपको फ्यूचर में होने वाले जो हानियां हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से AS3 के मार्गदर्शन पर तैयार किया जाता है। तो ये तो आपको क्लियर पता होगा कि आप फंड फ्लो नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना कब हुई? ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1977 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहार का मौद्रिक रूप में लेखा करना की कला है, ये किसने कहा था? देखिए, ये आपका काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट आपको देखने होते हैं। तो इन स्टेटमेंट के लिए आपको काफी डीप में तैयारी करनी पड़ती है। आपसे ऐसे स्टेटमेंट एक एग्जाम में नहीं, कई एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करने हैं। क्या कहा है? पुस्तक पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारिक का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके ऑप्शन क्या है आपके? स्पाइसर तथा पैगलर ने, या आरटी बाटली बॉय ने, या कार्टर ने। तो ये कहा था आपके स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा ये कहा गया था। क्या कहा गया था? कि पुस्तक पालन व्यापारिक तथा अन्य मौद्रिक अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेखा करने की कला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक पालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्ति तथा अव्यक्ति द्वारा लेखा किया जाता है। तो ये किसने कहा? विलियम पिकल्स ने, किलर ने, कार्टर ने, किसने कहा था? तो देखिए, ये भी यहाँ पर भी कहने की बात आ जाती है कि किसने क्या कहा। ठीक है, और अभी ऐसे ही क्वेश्चन की बात हम पीछे कर रहे थे, ये बड़े मुश्किल हो जाते हैं।
तो ये जो कहा था, ये कहा था कार्टर ने। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कार्टर ने कहा था। कार्टर कहाँ है? सी में। सी में कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां लेखाकान का कार्य समाप्त होता है, और जहां पर लेखाक्रम काउंटिंग का कार्य समाप्त होता है वहां किसका कार्य शुरू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार दे दीजिए आप। तो ये ऑडिटिंग पर आपका बुक कीपिंग का कार्य खत्म होता है। बुक कीपिंग का जहां पर कार्य फिनिश होता है वहां से शुरू होता है अकाउंटिंग का कार्य, और जहां अकाउंटिंग खत्म हो जाती है वहां से ऑडिटिंग का कार्य शुरू होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर अकाउंटेंट, जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर क्या होते हैं वो? क्या वो अनस्किल्ड ऑडिटर होते हैं? नहीं, अनस्किल्ड नहीं होते, स्किलफुल होते हैं। दूसरा क्या पे गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑडिटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अपना काम भी हो सकता है उनका। प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवसाय विवरणों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मद से वृद्धि होती है उसको कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, संजय का यहाँ एग्जांपल दिया था मैंने। संजय ने क्या किया हुआ है? कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में। अब ये कह रहा है कि अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताइए, कुछ ऐसी मद बताइए, कुछ ऐसा आइटम बताइए जिससे इस कैपिटल में वृद्धि हो, ये कैपिटल बढ़े। तो क्या वो एक्सपेंडिचर होगा? नहीं। अगर बिजनेस में खर्चा होता है तो कैपिटल और कम होगी, अगर इनकम होती है तो कैपिटल बढ़ेगी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट। ड्राइंग से क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि वो अपने घर पैसा लेके चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? तो देखिए, मैं आपको सभी चरण प्रोसेस पूरे बता देता हूँ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के स्टेप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद होता है आपका मेजरिंग, उसके बाद होती है आपकी रिकॉर्डिंग, उसके बाद होती है आपकी क्लासीफाई, क्लासीफाई के बाद होता है आपका समराइजिंग, समराइजिंग के बाद होता है आपका एनालिसिस, एनालिसिस के बाद होता है इंटरप्रेटिंग, और उसके बाद होता है कम्युनिकेटिंग। ये प्रोसेस होती है आपकी अकाउंटिंग की। अब यहाँ पूछा है लास्ट में क्या होता है? लास्ट स्टेप चरण क्या है? एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, और या कम्युनिकेटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो सही क्या रहा है? कम्युनिकेटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो सबसे बाद में क्या होता है? सूचनाओं का संप्रेषण होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको वो कथन बताना है। कह रहे द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू होता है अगर आप सर्विस को या गुड्स को बेच रहे हैं तो आपको जो पैसा बदले में मिलेगा उसको रेवेन्यू कहते हैं। बात तो सही है। दूसरा देखते हैं, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया जो पैसा होता है उसको कैपिटल कहते हैं। ये भी बात सही है, अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में। उसके बाद कह रहे हैं कलेक्टिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन आपको कलेक्ट करने हैं और उनको एट अ वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, और उनको एक ही प्लेस पर लिखना वो रिकॉर्डिंग कहलाता है। और आपका इसके बारे में अभी बताता हूँ, पहले नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटर्नल इसको देखते हैं। देखिए, कैपिटल जो आपकी एसेट होती है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? एसेट में से कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल, देखिए कैपिटल को यहीं छोड़ दो, ये लायबिलिटी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? कि कैपिटल कैपिटल इजिकल टू हो जाएगी आपकी एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो अब आप देखिए क्या ये इक्वेशन सही है? ये इक्वेशन लिखी हुई थी, ये भी इक्वेशन सही है। अब आ जाइए यहाँ पर। देखिए, यहाँ इसने कहा रिकॉर्डिंग, एक ही जगह रिकॉर्डिंग करना, एक ही प्रकृति के। देखिए, एक ही प्रकृति एक जगह लिखना वो अकाउंट होता है। एक अकाउंट में एक ही नेचर के रिकॉर्डिंग होती है, अभिलेखन होता है। ठीक है, एक ही प्रकृति के लेखे लिखे जाते हैं, ये अकाउंट में होता है ऐसा। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग कहते हैं, ना कि रिकॉर्डिंग। तो गलत क्या है? गलत है आपका सी, सी सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज का जो डे 3 था, डे 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।